बच्चे को अरेंज करना पसंद है। वो बच्चा क्या करता है, बार बार अरेंज करता रहता है, फिर तोड़ता है, फिर अरेंज करता है, फिर तोड़ता है। वो सेम एप्पल बोलूँगी मे बी वो नहीं सीखेगा, लेकिन मोबाइल बोल रहा है तो वो ले लेगा कि वो मशीनरी जो इलेक्ट्रॉनिक साउंड है उससे ले लेगा। उसका ऑटिज्म का वो फीचर ही है कि दे आर ऑब्सेस्ड विद दिस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट। अब वो मेन सिम्टम्स है जिससे हम लोग ऑटिज्म डायग्नोस करते हैं। नंबर 1 तो होगा वो बच्चा टाइम पे नहीं बोलेगा और एकदम नहीं बोलेगा। नंबर 2 होगा दूसरों से घुलना मिलना और बाकी बच्चों से घुलना मिलना, खेलना वो कम रहता है। और नंबर 3 होता है एक ही काम और एक ही खेल और सम टाइप ऑफ एक्टिविटी वो लोग बार बार करते हैं। पहले जो होते थे लाइक पेरेंट्स अपने बच्चों को गोद में बिठा के कुछ बोल के खिलाते थे। वहाँ से क्या होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट होता था, फिर इमोशनल कनेक्शन होता था पेरेंट्स के साथ, आई कांटेक्ट होता था। अगर मोबाइल दिखाएंगे तो डेफिनेटली वो तीनों सब कुछ जाके मोबाइल के साथ ही कनेक्शन होता है। वो मम्मी खिला रहे हैं या केयरटेकर खिला रहे हैं, मे बी बच्चों को कभी भी रियलाइज भी नहीं होता है, राइट। नमस्कार, मैं आनंद, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय दृष्टि। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, शायद इस शब्द से आप अनजान होंगे। आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस 2007 में यूनाइटेड नेशन द्वारा ये आरंभ किया गया। 2007 से 2 अप्रैल को हर वर्ष ऑटिज्म अवेयरनेस डे के रूप में मनाया जाता है। ऑटिज्म से शिकार वो बच्चे होते हैं जिनका मानसिक रूप से दिमागी विकास नहीं हो पाता है और काफ़ी बार वो खुद के अस्तित्व से भी अनजान रहते हैं। फिलहाल हम हैं अस्तित्व में और हमारे साथ है काकोली नाथ मैम, जो प्रोफेशनली ऑडियोलॉजिस्ट हैं और स्पीच थेरेपिस्ट हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि किस तरीके से उन बच्चों को जो खुद के अस्तित्व से भी किसी न किसी रूप में अनजान हो जाते हैं, उनके मानसिक विकास में रुकावट होने के कारण, और कैसे उनसे आगे बढ़ने में, उभरने में इनका एक अहम रोल रहता है। सबसे पहले नमस्कार मैम, आपका स्वागत है राष्ट्रीय दृष्टि में। नमस्कार। जो ऑटिज्म है इसके बारे में काफ़ी सालों से आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इसमें वर्क कर रही है, तो इसके बारे में आप कुछ क्या बता सकते हैं कि कैसा दिक्कत होता है उन लोगों को जो इसके शिकार होते हैं, और पेरेंट्स को लगभग कब इसके बारे में पता चलता है, उसके बारे में आप बताइए। ओके, ऑटिज्म बोले तो एक्चुअली जो ऑटिज्म नाम है उसमें ही मीनिंग रहता है। ऑटिज्म में जो ऑटो होता है, ऑटो मीन्स सेल्फ। सो ऑटिज्म का मतलब है जो बच्चे अपने में ही दुनिया में ही रहते हैं, सेल्फ एब्जॉर्ब बिहेवियर रहते हैं उन लोगों का। और उन लोगों का बेसिकली हम लोग 3 साइंस और सिम्टम्स बोलते हैं। वो मेन सिम्टम्स है जिससे हम लोग ऑटिज्म डायग्नोस करते हैं। नंबर 1 तो होगा वो बच्चा वो चाइल्ड और बच्चा टाइम पे नहीं बोलेगा और एकदम नहीं बोलेगा। नंबर 2 होगा दूसरों से घुलना मिलना और बाकी बच्चों से घुलना मिलना, खेलना वो कम रहता है। और नंबर 3 होता है एक ही काम और एक ही खेल और सम टाइप ऑफ एक्टिविटी वो लोग बार बार करते हैं। लाइक हम उस सिम्टम्स को स्टीरियोटाइपिक बिहेवियर और रिपीटेटिव बिहेवियर बोलते हैं। लाइक कोई बच्चे को अरेंज करना पसंद है। वो बच्चा क्या करता है, बार बार अरेंज करता रहता है, फिर तोड़ता है, फिर अरेंज करता है, फिर तोड़ता है। गाड़ी एक लेगा तो गाड़ी का वो व्हील्स ऐसे स्पिन करेगा, देखेगा, फिर से करेगा, देखेगा, फिर से करेगा, देखेगा। तो सेम एक्टिविटीज़ को रिपीट करते हैं। सो अभी आप जब वो रिपीट करता है कैसा होता है, लाइक बच्चा बार बार एक काम रिपीट कर रहा है, दैट मीन्स वो बिजी है, अपने दुनिया में बिजी है, अपना काम ही बार बार कर रहा है। जो वो बच्चा बार बार अपना काम कर रहा है, अपने में ही बिजी है, सो डेफिनेटली आसपास जो लोग हैं उससे कनेक्शन नहीं होता है क्योंकि वो बिजी है। और कनेक्शन नहीं होता है करके उसका डेवलपमेंट, जो स्पीच ये डेवलपमेंट होता है या बाकी काम होता है, वो डेवलपमेंट होता नहीं है। क्योंकि हम लोग यूजुअली हम लोग बचपन में हम लोग जो सीखते हैं कुछ भी,
क्या करके सीखते हैं? दूसरों को कॉपी करके सीखते हैं। माँ बाप का बात सुन के बच्चे बोलना सीखते हैं या बाकी बच्चों को देख के खेलना सीखते हैं। लेकिन वो बच्चा अगर देखेगा ही नहीं, अपनी दुनिया में ही रहेगा, सो डेफिनेटली उसमें डेवलपमेंट का तो प्रॉब्लम होगा। सो उस दुनिया से अगर आप उसको समहाउ, हम लोगों का सो कॉल, हम लोगों की सोसाइटी में बाकी बच्चों से वो इंटरेक्शन अगर बढ़ा सकते हैं, वो इंटरेक्शन बढ़ाने के लिए वो जो बार बार काम करता है उसको थोड़ा कम करना पड़ेगा। वो काम कम करेगा तो दूसरे बच्चों के साथ और दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट करेगा। दूसरों लोगों के साथ जब इंटरेक्ट करेगा तो डेफिनेटली धीरे धीरे बिहेवियर और डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। तो इसमें तो मैम काफ़ी बार ऐसा भी होता होगा कि कुछ पेरेंट्स को पता नहीं चलता होगा कि उनका बच्चा जो है ऐसे तकलीफ से जूझ रहा है। यस। तो इसमें पेरेंट्स किस तरीके से ध्यान दे सकते हैं, हम भी अपने दर्शक के लिए जानना चाहेंगे कि कैसे चीज़ें ऑब्जर्व करना ज़रूरी है। और ये अगर कोई ऐसा इश्यूज ना रहे तब तो बहुत अच्छा है, मगर अगर पेरेंट्स जल्दी इसको डिटेक्ट कर पाते हैं तो सॉल्यूशन की तरफ भी जल्दी बढ़ा जा सकता है। हाँ, उसको हम लोग एक्चुअली बोलते हैं अर्ली आइडेंटिफिकेशन। और अर्ली आइडेंटिफिकेशन अगर हो जाएगा तो डेफिनेटली अर्ली इंटरवेंशन। सो बच्चों का जो भी डेवलपमेंट होता है वो फर्स्ट 3 इयर्स में होता है, राइट। सो फर्स्ट 3 इयर्स स्पेशली आजकल गवर्नमेंट से भी बहुत बोलते हैं, कोई अगर जॉब करते हैं मम्मी, उसको मदर केयर लीव देते हैं। क्यों? क्योंकि फर्स्ट 2 इयर्स पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छी तरह रहना है, टाइम देना है, ऑब्जर्व करना है। फर्स्ट 2 इयर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट, ठीक है। तो उस 2 साल में अगर पेरेंट्स बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम बिताएंगे तो पेरेंट्स को पता चल जाएगा कुछ भी इधर उधर होता है। यूजुअली क्या होता है, बच्चा अगर डेवलपमेंट हम लोग देखेंगे, सिर्फ स्पीच डेवलपमेंट ही नहीं, फिजिकल डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ का डेवलपमेंट होता है, मोटर स्किल्स का डेवलपमेंट होता है, स्पीच का डेवलपमेंट होता है। मेंटल डेवलपमेंट यूजुअली पता नहीं चलता है, उसमें डायग्नोसिस करना पड़ेगा, प्रोफेशनल्स के पास जाने से ही पता चलता है बच्चे का पास कितना इंटेलिजेंस है, वो हम लोग बाहर से नहीं बोल सकते। लेकिन बाकी तो पेरेंट्स और कोई भी आसपास के लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। किस टाइप का होता है, एक बच्चा काफी बार बिहेवियर से भी अंदाजा जो बैबलिंग बोलते हैं हम लोग, बाबा बाबा काका काका बोलते रहते हैं। सो वो यूजुअली 6 to 9 मंथ्स के बीच में आ जाते हैं। जो बच्चे का फर्स्ट बर्थडे होता है 1 ईयर में, 1 ईयर और 1 ईयर 1 मंथ 2 मंथ्स में फर्स्ट मीनिंगफुल वर्ड आ जाता है। सो फर्स्ट ईयर फर्स्ट वर्ड, बाय 2 इयर्स बच्चों को 2 वर्ड जोड़ के कंबाइन करके बच्चा बोल सकता है। 3 इयर्स में बच्चा सेंटेंस बोल सकता है। अगर मम्मी और पापा और पेरेंट्स बच्चे के साथ ज़्यादा टाइम बिताएंगे तो डेफिनेटली वो अगर टाइम पे नहीं हो रहा है तो उसको पता चल जाएगा। सो पता अभी और एक प्रॉब्लम है उसमें, सपोज पता भी चल रहा है तो बहुत पेरेंट्स ऐसा होता है कि वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बहुत हेजिटेट करते हैं एक्सेप्ट करने के लिए। डॉक्टर के पास जाने के लिए वो लोग घबराते हैं, कोई कुछ डायग्नोस हो जाए तो क्या होगा। सो एक्चुअली इमोशनल ना हो के अगर प्रैक्टिकल हो, अगर है तो है, आप मानो या ना मानो, है तो है। सो बेटर अगर जल्दी डायग्नोस होता है, जल्दी किसी के पास लेके जाता है, जल्दी आप टाइम देंगे, जब आपको पता चलेगा कि टाइम देने की ज़रूरत होता है, आप बाकी काम छोड़ के भी अपने बच्चों के साथ खेलेंगे। सो डेफिनेटली वो ईजी होगा, जल्दी आइडेंटिफाई हो जाएगा। और जब आइडेंटिफाई होगा, एक्सेप्ट करेंगे हाँ कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, तो इमीडिएटली पेरेंट्स किसी पीडियाट्रिशियन, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाके एटलीस्ट बात कर सकते हैं। बाकी का बाद में देखा जाएगा, एटलीस्ट दे कैन सिट एंड टॉक। मतलब अगर वैसा कुछ सच की स्थिति लग रही हो तो वो सच से भागने के वजह से सामना करके और इम्प्रूवमेंट की तरफ जा सकते हैं, उससे छिपकर कुछ होगा नहीं। और नहीं भी हो सकता है। पेरेंट्स को कभी कभी पेरेंट्स ज़्यादा सोचते हैं, राइट। फैमिली में किसी और एक को ऑटिज्म है या आसपास किसी को है तो दे गेट स्कैर्ड, इसको भी है क्या, बिकॉज दे हैव सीन ए एग्जाम्पल। ऐसा पेरेंट्स को कभी कभी ऐसा मन भ्रम भी होता है। सो एक बार अगर जाके बात करेंगे, कुछ टेस्ट नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, जस्ट जाके यू जस्ट टॉक,
देन यू विल कम टू नो। और अभी तो बहुत प्रोग्राम्स भी होते रहते हैं ऑटिज़म के ऊपर, चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर। सो थोड़ा अगर इंटरनेट है, सबके पास फ़ोन है, थोड़ा सर्च करके थोड़ा एडुकेट करेंगे तो दैट इज़ वेरी गुड तो फॉर ऑल इसमें ऑफ दो अस। इम्पोर्टेंट सिनेरियो था, एक ऐसा कंडीशन जिसमें बच्चा सचमुच इससे जूझ रहा है और पेरेंट्स उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं, और एक जिसमें बच्चे का नॉर्मल डेवलपमेंट है मगर पेरेंट्स परेशान है कि ये कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। यस यस। मतलब ये दोनों सिनेरियो में आप अगर कंसल्ट कर लेते हैं तो जरूरी जो भी है आप वैसे उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, वो चाहे ट्रीटमेंट हो चाहे आपका जो कन्फ्यूजन है उसमें क्लियरिटी हो। और एक बात है लाइक हर कोई लोग यहाँ पे या पेरेंट्स के अलावा भी एक सिटीजन है, एक नागरिक है जो सोसाइटी की तरफ थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहता है। सो ठीक है, अगर आप अपनों को हम लोग अपने को मीन्स एडुकेट करेंगे, अवेयर करेंगे, मे बी खुद का बच्चा नहीं, रिलेटिव का नहीं, आसपास के बच्चों को हम कभी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किसी को बोल सकते हैं ऐसा आप देख लीजिए एक बार। दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड नो दैट एटलीस्ट पेरेंट्स का भी थोड़ा मतलब इस टॉपिक पे अवेयरनेस भी जरूरी है कि नॉर्मल लेवल पे अगर लोग अवेयर रहेंगे तो अगर पेरेंट्स कहीं कुछ डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं या किसी को कुछ बताना है तो उन्हें किसी ना किसी माध्यम से जानकारी मिल जाएगी। हाँ, ऐसा नहीं है कि खुद के बच्चों के लिए जानकारी चाहिए, दूसरों के बच्चों के लिए भी हेल्प कर सकते हैं। तो जो हम शुरुआत में जब ये एपिसोड का शुरुआत हुआ था हमने एक शब्द कहा था अस्तित्व, तो काफ़ी बार बच्चे खुद के अस्तित्व से भी अनजान रहते हैं और फिलहाल हम अस्तित्व के ही ऑफिस में बैठे हुए हैं। तो मैम ये जानना चाहेंगे अस्तित्व में भी ये जो प्रॉब्लम है इससे मतलब इससे बाहर ओवरकम करने के लिए जो है यहाँ पे पूरा प्रोसेस है, तो किस तरीके से यहाँ पर कैसे कैसे ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं और कॉमनली जो पेरेंट्स आते हैं उनके क्या सवाल रहते हैं? अगर उन सवालों पर अगर हम ध्यान दें तो हो सकता है काफ़ी पेरेंट्स जो इस वक्त हमें देख रहे हैं उनके भी कुछ सवालों के जवाब उन्हें मिल जाएंगे। हाँ डेफिनेटली। सो ये हम लोगों का जो ऑर्गेनाइजेशन है, आई हैव स्टार्टेड दिस इन 2013 में। मैंने गुवाहाटी में स्टार्ट किया था, लेकिन 2010 में मैंने बेंगलोर में ही शुरू किया था। सो मुझे घर आना था, लाइक दिस इज़ माई नेटिव प्लेस। सो मैं यहाँ पे कुछ करना चाहती थी। सो 2013 में मैंने अस्तित्व गुवाहाटी में स्टार्ट किया। सो यहाँ का जो प्रोसेस है, यूजुअली हम लोग को दो टाइप का केसेस मिलता है। एक तो खुद आते हैं कंसल्ट करने के लिए, जो पेरेंट्स अवेयर है थोड़ा जो आपको मैंने बोला थोड़ी देर पहले, लाइक थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, उस टाइप का एक वॉक इन पे केसेस आते हैं। और नंबर 2 इज़ लाइक हम लोगों को कोई प्रोफेशनल्स, कोई डॉक्टर हो या पैरामेडिक्स हो, वो लोग भेजते हैं। जब कोई बच्चा यहाँ पे आता है, पहले पेरेंट्स आते हैं, पहले हम लोग तो लाइक या अलग अलग होता है डेवलपमेंट। सिर्फ ऑटिज्म ही नहीं रहता है, बहुत रहता है। हियरिंग इम्पेयरमेंट रहता है, डाउन सिंड्रोम रहता है, ग्लोबल डेवलपमेंट डिले रहता है, बहुत सारा है। सो फर्स्ट हम लोगों को कंसल्टेशन करना पड़ेगा, तो बात करना पड़ेगा तो रूल्ड आउट है क्या, ऑटिज्म की कैटेगरी में आता है या अटेंशन की कैटेगरी में आता है या डाउन सिंड्रोम हो या नॉर्मल डेवलपमेंटल डिले आता है। सो फर्स्ट कंसल्ट करके हम लोग डिसाइड करेंगे कौन सी कैटेगरी में आएंगे। तो कैटेगरी डिसाइड करने के बाद वी डू द इवैल्यूएशन, जिसको हम लोग बोलते हैं पीडियाट्रिक डेवलपमेंटल इवैल्यूएशन। सो यूजुअली बच्चों का डेवलपमेंट 3 जगह में होता है। एक तो है स्पीच डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट एंड मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट मीन्स वॉकिंग हो, जंपिंग, कुछ भी हाथ से छोटा मोटा काम करना, दैट इज़ मोटर डेवलपमेंट। सो वो तीनों एरिया में हम लोग असेसमेंट करते हैं। जो मेंटल डेवलपमेंट है वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट करते हैं। जो मोटर डेवलपमेंट है वो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और फिजिकल और फिजियोथेरेपिस्ट करते हैं। और जो स्पीच डेवलपमेंट है वो स्पीच पैथोलॉजिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट करते हैं। एक बार वो डायग्नोस हो जाए, सपोज़ वो बच्चा ऑटिज्म में डायग्नोसिस में आ जाता है, उसमें भी अलग अलग कैटेगरी रहता है, सीवियरिटी अलग अलग रहता है। जो बच्चा तीनों, मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि 3 सिम्टम्स रहता है। एक है स्पीच डिले, नंबर 2 लोगों से घुलना मिलना नहीं करते हैं, सोशल इंटरेक्शन नहीं रहता है, और नंबर 3 इज़ रिपीटेटिव बिहेवियर, बार बार एक ही काम करते रहते हैं। सो उसके हिसाब से अगर कोई बच्चा वो तीनों कैटेगरी में, तीनों में उसका प्रॉब्लम है, तीनों एरिया में, तो हम उसको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बोलते हैं। एक स्पेक्ट्रम बड़ा एक डिसऑर्डर है, उसके अंदर आ जाते हैं। ऐसे भी बच्चे बहुत हैं
जो तीनों क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते हैं, मीन्स कुछ बच्चे उनमें तीनों क्राइटेरियाज जो है फुलफिल उसके नहीं रिक्वायरमेंट करते होती है हैं, और लाइक किसी वो में रिपीटेटिव बिहेवियर। आप ऐसे बहुत बच्चे देखेंगे तो बहुत सारा रिपीटेटिव बिहेवियर है, हैंड फ्लैपिंग करते हैं बार बार, ऊपर देखते रहते हैं बार बार, या खुद से ही हंसते हैं, या बार बार कुछ एक ही काम करते रहते हैं। कोई ऐसे बच्चे देखेंगे कुछ नहीं है, सिर्फ कभी कभी हैंड फ्लैपिंग करते हैं। कोई ऐसा बच्चे देखेंगे जिसका सिर्फ वो एब्सेंट माइंडेड रहते हैं, अपने दुनिया में ही कुछ सोचता रहता है, राइट। सो अलग अलग होता है। सो कोई कोई बच्चा होता है अपने दुनिया में रहता है और दूसरों के घुलना मिलना नहीं करता है, बात नहीं करता है। जो तीनों सिम्टम्स दिखाते हैं हम उसको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बोलते हैं। और सपोज कोई बच्चा सिर्फ 2 सिम्टम का फुलफिल करते हैं, इंटरेक्शन नहीं है, स्पीच नहीं है, तो हम उसको ऑटिस्टिक फीचर बोलते हैं। दैट इज लिटिल लेसर, मीन्स सिवियरिटी कम है। और सेम हुए जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है उसमें भी माइल्ड रहता है, मॉडरेट रहता है, सीवियरिटी रहता है, अलग अलग रहता है। तो उसके हिसाब से जो हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं उसका रिकवरी भी उस हिसाब से होता है। ओके, जो माइल्ड ऑटिज्म है या ऑटिस्टिक फीचर वाले बच्चे हैं जो टाइम पे लेके आते हैं, अगर 3 साल से पहले लेके आते हैं तो ऑलमोस्ट नियर नॉर्मल हो जाते हैं, इतना पता नहीं चलता है। थोड़ा बहुत इधर उधर सिम्टम्स एडल्टहुड तक रह सकता है। लेकिन जो बच्चे सिवियरिटी ज़्यादा है और थोड़ा लेट से आए हैं, लाइक 5 ईयर्स 6 ईयर्स से 7 ईयर्स में आता है, तो उसका पूरा थेरेपी देने से जो जितना कंडीशन है उससे तो डेफिनेटली इम्प्रूव होता है, लेकिन मे बी नियर नॉर्मल, ऑलमोस्ट नॉर्मल नहीं हो सकता है, लेकिन हो जाता है। लाइक अपना कल को अगर मम्मी डैडी नहीं रहता है, अपनी ज़िंदगी खुद संभालने के लिए जितना ट्रेनिंग होना चाहिए आ जाता है थोड़ा बहुत। यस, इसमें जो है मैम ये जानना चाहेंगे कि बच्चे जो है मान लीजिए कुछ पेरेंट्स हैं तो वो ऐसे क्या क्या एक्टिविटीज़ मतलब बच्चों के साथ इंटरेक्ट किस टाइप का मेनली 1-2 या कुछ सजेस्ट आप कर पाए जिससे वो इजीली डिटेक्ट कर पाएंगे। सॉरी, टेल मी वन मोर टाइम। जो बच्चे हैं जो पेरेंट्स थे वो बच्चों के साथ किस प्रकार का स्पेसिफिक कुछ इंटरेक्शन है क्या जो करे तो जल्दी इसको डिटेक्ट किया जा सकता है कि ऐसी को ज़रूरत है या नहीं बच्चे को। अच्छा, एक तो है नेम कॉल रिस्पॉन्स, ठीक है। तो आप बुलाओगे तो बच्चा रिस्पॉन्स करता है कि नहीं नाम के लिए। नंबर 2 इज़ लाइक कुछ भी इंस्ट्रक्शन आप दीजिए, जो ये लेके आओ, वो रख के आओ, वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर पाता है कि नहीं। और अदर थिंग नंबर 3 होगा, वो बोल पाता है कि नहीं। दैट इज़ तो वेरी ऑब्वियस, पता ही चलेगा, एक बार देखने से ही पता चलता है बोलता है कि नहीं। और बाकी जब आप कुछ दिखा रहे हो, सपोज यहाँ पे डालो, तो वो पूरा देख के कर रहा है कि नहीं, और इधर देख के कर रहा है या देखता ही नहीं है। जो आई कांटेक्ट, मम्मी कुछ उसको बता रहे हैं, मम्मी के आंखों की तरफ वो देख पा रहा है कि नहीं, देख रहा है कि नहीं, या इधर उधर देख रहा है, उन सब से आप डिटेक्ट कर सकते हो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। मेनली आई कांटेक्ट कम रहता है, इंटरेस्ट कम रहता है, अपने में ही ऐसे ही इधर से उधर, उधर से उधर बार बार ये का, वो सब सिम्टम्स से डिटेक्ट कर सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम स्पीच डिले। एक क्वेश्चन शायद छूट गया मैम, जो हमने पूछा था कि जो पेरेंट्स यहाँ पर आते हैं उनके कॉमनली ऐसे क्या सवाल रहते हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब असेसमेंट या इवैल्यूएशन और कंसल्टेशन के लिए आता है उन लोग का फर्स्ट क्वेश्चन क्यों हो, क्यों ऑटिज्म, मेरे बच्चों को ही क्यों हुआ और क्यों होता है। इस क्यों का एक्चुअली मेरे पास और लाइक प्रोफेशनल्स के पास वो प्रॉपर हम लोगों का रिप्लाई नहीं है, जवाब नहीं है, क्योंकि अभी तक वो डायग्नोस नहीं हुआ, वो प्रॉपरली रीज़न हम लोगों को मीन्स सॉल्यूशन कोई आंसर नहीं मिला क्यों होता है। क्योंकि कोई कभी कभी बोलते हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम में बहुत स्ट्रेस हुआ था, इसकी वजह से ऑटिज्म हुआ है, ठीक है। लेकिन ऐसे बहुत पेरेंट्स होगा जिसका कोई स्ट्रेस नहीं था प्रेगनेंसी के टाइम में, फिर भी हुआ है। फिर जॉइंट फैमिली में, न्यूक्लियर फैमिली में है, बात करने के लिए कोई नहीं है, इसलिए ऑटिज्म हुआ है। लेकिन जॉइंट फैमिली से भी बहुत ऑटिज्म आते हैं, राइट। मोबाइल बहुत दिया इसलिए ऑटिज्म हुआ है। लेकिन जो बच्चे बहुत बच्चे मोबाइल देखते हैं, सबका तो ऑटिज्म होता नहीं है। यस, मोबाइल एक बात है, मोबाइल आप दे के बैठा रखोगे बच्चों को, या पेरेंट्स टाइम नहीं देंगे, सपोज ऑटिज्म है उसको,
लेकिन जो सीवियरिटी है उसके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना टाइम दे रहे हो या कितना टाइम आप बच्चे को अकेले रख रहे हो और कितना टाइम आप मोबाइल देखे उसको बिठा रहे हो। अगर कोई बच्चा ऑटिज्म में है, सपोज उसका ऑटिस्टिक फीचर है, अगर किसी बच्चे का ऑटिस्टिक फीचर होता है मीन्स वेरी माइल्ड ऑटिज्म होता है, तो उसका यूजुअली 1 वर्ड आ जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन हम लोग जब डायग्नोस करते हैं उसका सिर्फ ऑटिस्टिक फीचर ही आया, लेकिन स्पीच थोड़ा भी डेवलप नहीं हुआ। लाइक उसका जो स्पीच का जो सिम्टम्स है वो लाइक मॉडरेट और सीवियर ऑटिज्म जैसा है, लेकिन इसका ऑटिज्म का वो जो परसेंटेज है वो कम है। उसका आंसर है कि बच्चे को स्टिमुलेशन नहीं दिया, राइट। सो जस्ट बिकॉज उसको स्टिमुलेशन नहीं दिया, वो ऑटिस्टिक तो पहले से ही है, या लाइक जो नॉर्मली वो हम लोगों के हाथ में नहीं है, लेकिन उसका जो सीवियरिटी है वो बढ़ गया, राइट। आजकल और एक है जो वर्चुअल ऑटिज्म बोलते हैं। वर्चुअल ऑटिज्म क्या किसको बोलते हैं? जो बच्चे आजकल वर्चुअल वर्ल्ड में बहुत रहता है, टीवी देख। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी बार पेरेंट्स भी क्या करते हैं, बच्चे को खाना खिलाना है, नहीं खा रहे हैं तो मोबाइल लिया, उसमें एक ऑनलाइन ऐप यूज़ करके एक कार्टून लगा दिया और उसके बाद खिलाते। ये कॉमनली देखा जाता है। कोकोमेलन कार्टून मैंने बहुत देखा है। तो ये मतलब ये एक नॉर्मल है कि बच्चे को खिलाना है, खिला दिए, या उसके बदले कुछ नेगेटिव भी हो सकता है जो हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर सकता है ऐसे पेरेंट्स। इस पर मतलब किस टाइप, मतलब ये जो प्रॉब्लम्स आते हैं उनसे मोबाइल कहाँ तक एक कारण के रूप में आप देखती हैं? या मोबाइल तो डेफिनेटली इट विल इंक्रीज द सीवियरिटी। पहले क्या होते थे, अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम रहे तो मोबाइल उसे ट्रिगर कर सकता है। यस यस यस, वेरी मच। और अगर ऑटिज्म है भी नहीं, एक टाइप का ऑटिज्म हम लोग अभी बोले वर्चुअल ऑटिज्म। वर्चुअल ऑटिज्म, वर्चुअल मोबाइल देख के बच्चों को हो सकता है। दैट इज नॉट अ ऑटिज्म। ऑटिज्म होता है न्यूरोलॉजिकल न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। इट्स अ प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, न्यूरोलॉजिकल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। सो डेफिनेटली कोई बच्चा नॉर्मल है और वो मोबाइल देख के, तो न्यूरोलॉजिकल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर तो होगा नहीं, लेकिन उसको वर्चुअल ऑटिज्म हो सकता है। दैट इज लुक्स लाइक ऑटिज्म, ऑटिज्म की तरह सेम है, देखने में सेम है। अब लाइक बच्चों से खेलना पसंद नहीं करते हैं, उससे वो प्रिफर करेगा मोबाइल देखना, गेम खेलना पसंद करेंगे, आंसर करना पसंद नहीं करेंगे, और ही विल बी मोर इंटरेस्टेड इन द मोबाइल। बात आधा कुछ पूछेंगे तो आधा बोल के ही गेम में आ जाते हैं। दैट इज इट्स लुक्स लाइक ऑटिज्म, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल ऑटिज्म। और पहले जो होते थे लाइक पेरेंट्स अपने बच्चों को गोद में बिठा के कुछ बोल के खिलाते थे। वहाँ से क्या होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट होता था, फिर इमोशनल कनेक्शन होता था पेरेंट्स के साथ, आई कांटेक्ट होता था। अगर मोबाइल दिखाएंगे तो डेफिनेटली वो तीनों सब कुछ जाके मोबाइल के साथ ही कनेक्शन होता है। वो मम्मी खिला रहे हैं या केयरटेकर खिला रहे हैं, मे बी बच्चों को कभी भी रियलाइज भी नहीं होता है, राइट। सो डेफिनेटली मोबाइल तो बहुत इफेक्ट करता है डेवलपमेंट पे। बच्चे अपने ही एक वर्चुअल दुनिया टाइप में इमेजिन कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑटिज्म है वर्चुअल, अपने दुनिया में है, ऊपर से और एक आके ऐड हो गया, दैट इज वर्चुअल। से जो एक बच्चा मतलब छोटा है वो बोलना सीख रहा है, तो उसका जो कनेक्शन है वो रियल वर्ल्ड से होने के बजाय वो डायरेक्टली एक मोबाइल से ही इंक्रीज हो रहा है। यस। सो मोबाइल क्या होता है, मोबाइल भी तो वन वे कम्युनिकेशन है ना। सो कभी कभी ऐसा होता है ऑटिज्म बच्चे, बहुत पेरेंट्स बोलते हैं लेकिन वो राइम्स देख के सीख गया, हम लोग सिखा रहे थे वो नहीं सीख रहा था, राइम्स देख के सीख गया, ये देख के सीख गया, थोड़ा तो इम्प्रूवमेंट हो गया मोबाइल देख के। दैट्स व्हाट द पेरेंट्स से। थिंग इज दैट ऑटिज्म का एक सिम्टम्स क्या होता है, अनयूजुअल अटैचमेंट टू द नॉन ह्यूमन थिंग, मशीनरी से उसका अटैचमेंट बहुत रहता है। सो मैं कुछ बोलूँगी बिकॉज ही डजंट हैव एनी कनेक्शन विथ ह्यूमन बीइंग, इमोशनल डेवलपमेंट वो कनेक्शन नहीं रहता है ऑटिज्म में। सो मैं वो सेम एप्पल बोलूँगी, मे बी वो नहीं सीखेगा, लेकिन मोबाइल बोल रहा है तो वो ले लेगा, तो वो मशीनरी जो इलेक्ट्रॉनिक साउंड है उससे ले लेगा। उसका ऑटिज्म का वो फीचर ही है कि दे आर ऑब्सेस्ड विथ दिस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट। अभी क्या हुआ है, मोबाइल क्या देंगे, वन वे कम्युनिकेशन, मोबाइल ही बोलता रहता है। तो उस साइड से जब बच्चा मोबाइल से कुछ डेवलप करता है स्पीच, तो वो किस टाइप का स्पीच होता है, लाइक जो उसको चाहिए, वो क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाता है क्योंकि मोबाइल तो कभी भी क्वेश्चन पूछेगा नहीं। सो दैट कन्वर्जेशन नहीं होता है,
लेकिन बच्चा बोल लेता है फ्लावर, मोबाइल, एप्पल बोल लेता है। कभी कभी वो नीड बेस्ड लैंग्वेज बोलते हैं, पानी चाहिए तो पानी बोल लेगा, लेकिन तुमको क्या चाहिए उसका आंसर उसके पास नहीं है और उसको समझ में भी नहीं आता है वो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, क्योंकि उसने जो लैंग्वेज सीखा मोबाइल से सीखा। मोबाइल ने क्या सिखाया, वन वे कम्युनिकेशन। सो दैट्स हाउ इट अफेक्ट्स अ लॉट। तो ओवरऑल ये ऑटिज्म हो या ये इस टाइप के जो डिसऑर्डर्स हम अभी डिस्कस कर रहे थे, इससे रिलेटेड सोसाइटी लेवल पे आप क्या देखती हैं और सोसाइटी में कैसा अवेयरनेस का ज़रूरत है और क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? क्योंकि एक पेरेंट्स अपने एक बच्चे को लेके उनका जो भी तकलीफ़ है या जो इम्प्रूवमेंट है वो देखते होंगे, मगर इस प्रोफेशन में एंगेज होने की वजह से आप बहुत सारे नंबर्स ऑफ पेरेंट्स और बच्चों से मिले होंगे। तो जो इसका एक समरी के रूप में आप सोसाइटी वाइज क्या आपको लगता है कुछ कहना ज़रूरी है या क्या एक मैसेज रहेगा आपके लिए? सो अभी क्या है, रिसेंटली ऑटिज्म का जो परसेंटेज है बहुत बढ़ रहा है, राइट। पहले कम था, बहुत कम था, और नहीं तो डायग्नोस नहीं होता था ऑटिज्म को। पहले बहुत प्रोफेशनल्स या यूजुअली मेंटल रिटार्डेशन के हिसाब से डायग्नोस करते थे। अभी थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन आ गया जो अलग इस कार्यक्रम का उद्देश्य था ऑटिज्म से जुड़ी जानकारी आपके सामने प्रस्तुत करने की। काकोली नाथ मैम द्वारा जो उपलब्ध जानकारी थी वो आपके सामने हमने प्रस्तुत किया। अस्तित्व गुवाहाटी लगातार वर्षों से ऑटिज्म की समस्याओं से जूझ रहे लोगों को राहत देने का काम कर रही है। अगर आपके पास जानकारी रहेगी तो आप ऐसे लोगों की भी मदद कर सकते हैं जो इसका शिकार हो रहे हैं और आपके आसपास रह रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए राष्ट्रीय दृष्टि। धन्यवाद। जय हिंद।